जब आप 2014 के बाद से वैकेंसियों को देखेंगे तो जनाब वो वैकेंसियाँ 700, 800, 750 मतलब 1000 वैकेंसी जिस वर्ष आ जाती है यूपीएससी में, उस वर्ष हम छात्रों के लिए वो होली का वर्ष होता है। तो इसमें डेफिनेटली हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आगे तो लगना चाहिए, लेकिन अनफेयर सीसैट के कारण उस नारे पे, उस सपने पे फुल स्टॉप ज़रूर लगा है। तो यूपीएससी कटप्पा बन के हमारी पीठ में तलवार घोंपता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस ला के। अगर वो कमेटी कहेगी कि नहीं वेगनेस थी, अनियमितताएं हुई हैं जीएस पेपर 1 में भी, तो भैया आप एक काम करो, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपने गैजेट में निकाल करके दो, लिख करके दो कि ठीक है 2023 में जो होना था हो गया, हम ये वादा करते हैं कि इस प्रकार का पेपर भविष्य में कभी रिपीट नहीं करेंगे। 14 दिनों का एक विंडो दे रहे हैं सरकार को, 14 दिनों के अंदर सरकार काम कर ले इस पे। तो वो बहुत सारी कमियां हैं, और जब आप कह रहे हैं कि आप एक्सपर्ट बॉडी हैं तो आपको सवाल ड्रॉप क्यों करने पड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमारे साथ अभी 5 यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और हमारे साथ सीओ सर हैं, जिनके साथ मैंने इंटरव्यू ऑलरेडी किया था। सबसे पहले इंटरव्यू मैंने किया था, आप सभी ने वीडियो देखा भी है। आयुषी मैम है जो उत्तराखंड से चल के आई हैं। हमें भी है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर हैं, क्योंकि अंदर में लाइट कट गया है। हमारे साथ मनोज सर हैं, इनको भी आप लोग जानते हैं। हनुमंत सर हैं जो कि दिव्यांग है, एक तरीके से कह सकते ब्लाइंड हैं। और हमारे साथ आदित्य सर हैं जो कि एमपी साहब सर हैं। तो इन लोगों की डिमांड आप सभी ऑलरेडी जानते ही हैं। तो यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, तो हम जानेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हो और आगे आने वाले समय में क्या इनिशिएटिव लेने वाले हैं ये लोग, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हम लोगों ने बेसिकली हमारे जो कंसर्न्स हैं यूपीएससी के साथ, जो हमारी मांगे हैं, उन मांगों को हमने एक बुलंद आवाज़ के साथ उठाया। जो भी अनियमितताएं हुई हैं इस वर्ष 28 मई 2023 को यूपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा में, उसको उठाया। कोविड कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट को लेकर के हमने मुद्दा उठाया। इसके अलावा लेटरल एंट्री, जो कि एक ऐसा मुद्दा है जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, उसे हमने फिर से उस मुद्दे को उठाया। क्योंकि लेटरल एंट्री के माध्यम से आप कर क्या रहे हो? लेटरल एंट्री के माध्यम से आप नियुक्तियां कम कर रहे हो। वर्ष 2014 से पहले जब मैं अपनी निगाह यूपीएससी के वैकेंसियों पे डालता हूं, तो मैं देखता हूं हर वर्ष वैकेंसी 1200, 1300, 1400 इस अनुसार रहती थी। एक आधा वर्ष कम हो जाता था, बट मूलतः जो एवरेज है वो इतना ही बैठता था। लेकिन एक सिलसिलेवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से जब आप 2014 के बाद से वैकेंसियों को देखेंगे तो जनाब वो वैकेंसियाँ 700, 800, 750 मतलब 1000 वैकेंसी जिस वर्ष आ जाती है यूपीएससी में, उस वर्ष हम छात्रों के लिए वो होली का वर्ष होता है, दीपावली का वर्ष होता है वो हमारे लिए कि अरे भाई 1000 वैकेंसियाँ आ गई। तो इस मुद्दे को भी हमने उठाया। तो ये सारी बातें थी। हमारा प्रतिनिधित्व जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयुषी मैम कर रही थी, सुभाष सर कर रहे थे। तो इन दोनों ने काफ़ी पुरजोर तरीके से हमारे मुद्दे को उठाया। साकेत सर भी थे उस बीच में, हनुमंत सर भी थे वहाँ पे। तो सबने काफ़ी पुरजोर तरीके से हमारे मुद्दे को उठाया और ये इसी संदर्भ में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मैम आप उत्तराखंड से आई हैं और जो अनफेयर सीसैट वाला ग्रुप है उसमें आप अक्सर जो है कि बेटियों की बात करती हैं, प्रधानमंत्री भी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात करती हैं। कितना दर्द है, कितना टीस है एक तरीके से कि जिस तरीके से अनफेयर हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए आप देखें तो जिस तरीके से हम लोग एक पेट्रियार्की सोसाइटी में रहते हैं, तो जाहिर तौर से फ़ीमेल्स को प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन मैं उसके लिए अपने पिताजी माताजी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन तक लिया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि बेटी है तो उसको नहीं पढ़ाएं। लेकिन आज जब मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक सपना देखा था, मेरा भी वो सपना है कि मैं भी सरकारी सेवा के ज़रिए देश की सेवा करूँ। तो मैं प्राइवेट नौकरी भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे मन में ये बहुत समय से एक इच्छा है कि मैं सरकारी सेवा के द्वारा ही देश की सेवा करूं। आज ये समय आ गया है कि हमें बाकी सब फीमेल कैंडिडेट्स की आवाज़ बनना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए
ख़ास तौर पे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करके वो ये डिसीजन भी लेती हैं। और आप देखिए जितने भी सिविल सेवा परीक्षा होती हैं उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में जो फीमेल्स होती हैं वो 50% से कहीं नीचे होती हैं। तो इसमें डेफिनेटली हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आगे तो लगना चाहिए, लेकिन अनफेयर सीसैट के कारण उस नारे पे, उस सपने पे फुल स्टॉप ज़रूर लगा है। मैम, जो लीगल एस्पेक्ट्स की बात करी जाए तो अभी केस का क्या मतलब प्रोग्रेस है? देखिए, अभी हाल ही में यूपीएससी ने अपना काउंटर फाइल किया है और हम लोग रिजॉइंडर भी फाइल कर रहे हैं और हमें न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। अगली जो सुनवाई है वो 13 जुलाई के लगभग में है और हमें पूरा विश्वास है कि ये केस हमारा बहुत स्ट्रांग है, हम डेफिनेटली जीतेंगे और हमें पूरा विश्वास न्यायपालिका पे भी है। मनोज सर, मैं जब वहाँ पर अंदर में कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो मैं अंदर में था, कोई एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक सवाल उठाया कि पता नहीं किस तरीके का वो सवाल था, मुझे तो बहुत बुरा लगा। उन्होंने ये कहा कि आप लोग कोचिंग वाले सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पर वो क्या कहना? देखिए, काफ़ी हास्यास्पद था ये सवाल, तो मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था और जाने वो 5,000 करोड़ का कह रहे थे, हाँ बिज़नेस कह रहे थे, या 500 करोड़ का बिज़नेस कह रहे थे, वो मुद्दे की बात नहीं है। परंतु उन्होंने एक जो लांछन लगाने की कोशिश की थी वो यही थी कि क्या हमारा जो मूवमेंट है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। सर एक बात बताओ आप मुझे कि आपका पेट जिस चीज़ से चल रहा है, सीसैट से, कोचिंग वाले सीसैट के नाम पे हाँ स्पेशल कोर्स चला रहे हैं, मोटा पैसा वसूल रहे हैं। हमारी तो मांग ही है, एक हम जितनी मांगे हैं उसमें से एक मांग है हमारी कि सीसैट हटाओ। कोचिंग वाले हमें भला क्यों स्पॉन्सर करेंगे? मतलब ये कॉमन सेंस की बात है। फिर भी उन्होंने पूछा, चलिए मतलब मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन 1 रुपए का सपोर्ट नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से और न कभी हम लेने भी जाएंगे। परंतु इस मूवमेंट के चलाने के लिए 1 रुपया हाँ किसी से नहीं लिया है। अगर स्वेच्छा से कोई भी सपोर्ट करेगा, कोई भी समर्थन देगा, तो सर हाथ जोड़ के और पैर पकड़ के उसे मूवमेंट के लिए लाएंगे भी। ओके, सुरेश सर आप थोड़ा सा आगे आ जाइए क्योंकि बहुत दूर बैठे हैं आप। सर ये बताइए कि जो यूपीएससी ने किया है, सो ये हिंदी और इंग्लिश की तो लड़ाई तो नहीं है ना? देखिए, ये हिंदी और इंग्लिश से ज़्यादा भारत के विद्यार्थियों की और यूपीएससी की लड़ाई है। और ये क्यों है मैं आपको तथ्यवार तरीके से समझाता हूँ। उदाहरण के लिए, जब मैथ के सवाल आउट ऑफ सिलेबस आते हैं तो बच्चा चाहे हिंदी मीडियम का हो, बच्चा चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, बच्चा चाहे तमिलनाडु का हो, तेलुगु का हो, अरुणाचल का हो या आंध्र प्रदेश का हो, सबकी आत्मा में दर्द होता है, सबकी आंखों से आंसू निकलते हैं, सबका कैरियर बर्बाद होता है और सबके घर में, सबके परिवारों की आंखों से उनके सपने टूटते हैं। और मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में एक बात कही थी कि हम लोग अपने सपने को पालते हैं, और मैंने बहुत सोच समझ के वर्ड यूज़ किया था कि हम लोग अपने सपने को पालते हैं। और जब आप अपने सपनों को 5 साल 6 साल तक पालते हैं, जैसे एक पौधे को रोज़ पानी डाल के बड़ा किया जाता है, हम लोग अपने सपने को बड़ा करते हैं, उसे संजोते हैं अपने हृदय के अंदर, तो यूपीएससी कटप्पा बन के हमारी पीठ में तलवार घोंपता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस ला के, तो हमारी आत्मा से चीख चीख के आवाज़ निकलती है। और मैं काव्यपूर्ण तरीके से इस बात को रखूं तो भूखे पेट तो बहुत हैं मगर रोटी से दूरी है, भूखे पेट तो बहुत हैं मगर रोटी से दूरी है, गले कटवा के भी ना रोना ये कैसी मजबूरी है। काश यूपीएससी की आत्मा जिंदा होती तो वो भी यही कहती कि सीसैट को हटाना, जो बात इन्होंने कही थी कि सीसैट को हटाना कल भी ज़रूरी था और आज भी ज़रूरी है। और वो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यूपीएससी ने 2019 में अपने विजन डॉक्यूमेंट में खुद कहा है कि सीसैट को हटना चाहिए। हम तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि सर मैडम, आपने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है उसका पालन कर लीजिए। तो ये बच्चों की मांग नहीं है, वास्तव में हम तो यूपीएससी की आवाज़ बन के उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि आप अपनी जो आपने अपनी रिपोर्ट में बात की थी उस पर अमल किया जाए। बिल्कुल। आयुषी मैम, सभी जानते हैं, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनको पता है कि यूपीएससी बहुत स्टबर्न संस्था है, किसी की बात जल्दी सुनती नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाए, कि आप लोगों का जुनून बहुत हाई है, आप लोग लड़ेंगे अंत तक।
क्या इस पर कहना है? देखिए, इस बार तो पहले तो जब पेपर हुआ था तो हम सब कहीं ना कहीं इस संशय में थे कि शायद हमारी गलती हुई है, हमसे गलती हुई है। लेकिन धीरे धीरे करके हमें समझ में आया कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछेगा, और तब हमें समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं इसको आध्यात्मिक तौर पे देखूँ तो मुझे ऐसा समझ में आया कि जैसे एक महाभारत का युद्ध चल रहा है और जितने अभ्यर्थी हैं वो इस बार अधर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये युद्ध है अधर्म के खिलाफ, और यही एक ज़रिया है और यही एक समय है, बिल्कुल सही समय है कि अब जो यूपीएससी ने अपनी गलतियों की अति कर दी है उस अति का अंत ज़रूर होना चाहिए। इसलिए हमारी डिमांड सिर्फ सीसैट या इस साल के सीसैट से रिलेटेड नहीं है, हमारी पूरी 5 डिमांड्स, और यूपीएससी को उस पर और सरकार को उस पर ज़रूर सोचना चाहिए। और उस पर हम सब यही चाहते हैं, अब तो इस बार जब इतना सब कुछ हमने त्याग किया है तो अब ये लड़ाई तो अंत तक बिल्कुल चलेगी। और मैं तो अपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त करती हूँ कि ये हम सब छात्रों के मन की बात है, क्या बेटियों की, क्या बेटों की, इन छात्रों की मन की बात आप सुनेंगे? मनोज सर, जो है कि 2011 में जब सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसको जो है कि हटाने की बात करी जा रही थी कि हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट जो हैं, चाहे नॉन बीटेक चाहे नॉन इंजीनियरिंग वाले, नॉन साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, उनके अगेंस्ट में हैं। जाके बात तो वहाँ पहुँची कि भाई इसको हम क्वालिफाइंग कर देते हैं, ठीक है। तो अब की बार आप लोग की डिमांड जो है कि 33% से 23% पे कट ऑफ को लाना ही है, या फिर आने वाले नेक्स्ट ईयर में जो एग्ज़ाम है उसमें सीसेट को बिल्कुल ही स्क्रैप करना है? सर, आपने ये जो प्रश्न पूछा है तो मैं इस प्रश्न को थोड़ा और समावेशी बना देता हूँ और एक बार बहुत कम समय में सारे डिमांड्स को एक साथ रख देता हूँ। पहली जो मांग है हमारी वो ये है कि वर्ष 2023 में जो सीसैट की परीक्षा हुई है उसमें 33% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, आप उसे 23% पे लेकर के आओ, या जितने भी आउट ऑफ सिलेबस के प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को बाहर करो, फिर मेरिट निकालो सीसैट का, या ये भी अगर संभव नहीं है पेपर कैंसिल करो, दोबारा पेपर करवा लो, हम भिड़ के दिखाते हैं पेपर में, आप पेपर तो सही से लो, हम भिड़ेंगे पेपर में। दूसरी मांग हमारी है कि 2024, ये मांग जो अभी मैंने बताई ये 2023 की मांग है। 2024 की मांग हमारी है कि 2024 के बाद सीसैट होना ही नहीं चाहिए। हमने तो नारा लगा दिया है जनाब, सीसैट हटाओ छात्र बचाओ। ये इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, ठीक है। तो सीसैट को 2024 से हटाना है, दूसरी मांग है हमारी। तीसरी मांग है हमारी कि 2020 और 2021 में कोरोना महामारी आई थी, पूरे देश में महामारी थी, पूरी दुनिया में महामारी थी, सब ने अपनों को खोया। आज जो आप मेरी सिर की हालत देख रहे हैं ये भी उन्हीं वजहों से है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने, जो बच्चे भी 2020 और 21 में एलिजिबल थे, उन सब ने 2020 और 21 में अपना अनफेयर अटेम्प्ट दिया है, पेपर फेयरली वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। आप उनको कॉम्पनसेट करते हुए 2024 और 25 में दोनों वर्ष 2 कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट दो, ये अगली मांग हो गई। इसके अलावा हमारी मांग है कि जनाब आपने इस वर्ष के जीएस के पेपर में भी बहुत गदर मचाया है, मतलब जो ना करने का वो कराया आपने। अभी सुयश कह रहे थे कटप्पा बन के पीछे से छुरा घोंप दिया आपने। तो हमारी मांग ये है कि सर हम ज़्यादा मांगे रखेंगे तो आप बोलेंगे कि छात्रों तुम ज़्यादा बुद्धिमान बन रहे हो, हम सरकार हैं, हम यूपीएससी हैं, डर के रहो हमसे। अरे ठीक है सर, डर के रहेंगे। एक काम कीजिए, जो 2023 की परीक्षा है ना जीएस वाली पेपर 1, आप एक एक्सपर्ट कमेटी बिठा लो, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन हम दे देते हैं, उस कमेटी को 1 महीने का टाइम दे दो, कम पड़ता है तो 15 दिन और ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद उस एक्सपर्ट कमेटी को ये आकलन करने दो कि क्या जीएस पेपर 1 28 मई 2023 को जो कंडक्ट किया गया, क्या वो पेपर फेयर था? क्या उस पेपर में वेगनेस नहीं थी? क्या उस पेपर के थ्रू फ्लूक प्रमोट हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर वो कमेटी कहेगी कि हमारी सारी जो कंसर्न्स हैं वो वेग हैं, हम गलत बोल रहे हैं, सर हम हाथ जोड़ के उस कमेटी की रिपोर्ट को मान लेंगे, क्योंकि उस कमेटी में हमारे खुद के लोग भी होंगे। अगर वो कमेटी कहेगी कि नहीं वेगनेस थी, अनियमितताएं हुई हैं जीएस पेपर 1 में भी, तो भैया आप एक काम करो, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपने गैजेट में निकाल करके दो, लिख करके दो
कि ठीक है 2023 में जो होना था हो गया, हम ये वादा करते हैं कि इस प्रकार का पेपर भविष्य में कभी रिपीट नहीं करेंगे। इसके अलावा लेटरल एंट्री वाली बात मैंने इससे पहले आपसे कही थी, वो भी एक मांग है हमारी। एक मांग और रह गई है, मैं बस 10 सेकंड में उसे बता दूं कि यूपीएससी जब परीक्षा लेती है तो छात्रों की जो आयु सीमा होती है उसको काउंट करने के लिए, उसको गिनने के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त लेती है। जब आपका पेपर मिड ऑफ जनवरी में लो ना आप उसको, क्योंकि बाकी सारे एग्जाम्स में यूपीएससी 1 जनवरी लेती है, यूपीएससी इकलौता, मतलब इसमें ऐसा क्या है जब उसका नोटिफिकेशन आप फरवरी में निकालते हो। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हैं, तो ये कुछ मांगे हैं हमारी। सर यूपीएससी बहुत ही ढीठ संस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसकी ढीठता की हद है। 2011 में जब सीसेट आया तो ऐसा हालत हो गया, सारे लीगल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करी गई, उसके बावजूद भी 2014 में 13-14 में बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ा। कुछ एस्पिरेंट जो कि हंगर स्ट्राइक पर भी थे, आप लोग लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके अलावा जो है कि सोशली एक तरीके से भी लड़ रहे हैं। तो ये बताएं कि आगे चल के ग्राउंड पर उतरने की नौबत आ सकती है तो आप लोग उतरेंगे? सर देखिए, सबसे पहले तो आपने बोला कि यूपीएससी एक स्टबॉर्न यानी कि ढीठ संस्था है। सर मैं आपको बताऊं, बचपन में ना मैं भी बड़ा ढीठ था। मेरी माँ ने मुझे चप्पल मारे, झाड़ू मारा, मेरे पिताजी ने कान पकड़ के मुझे सही किया, शिक्षकों ने खड़ा कर कर के डंडे से मार मार के सुधार दिया। खैर हम ये सब तो यूपीएससी के साथ नहीं कर पाएंगे, वो संवैधानिक संस्था है और हम उनके अधीन आते हैं, हम छात्र हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर कहते हैं कि अगर आप गलत काम को ज़िद्दी बन के कर सकते हो तो हम में इतनी ताकत है कि हम सही काम को आपसे ज़्यादा ज़िद्दी बन के कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात आपने सड़क पे उतरने की बात की, तो छात्रों में इतना ज़्यादा रोष है, इतना ज़्यादा असंतोष है कि अब मामला किस करवट बैठेगा मैं खुद नहीं जानता। तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हम 14 दिनों का एक विंडो दे रहे हैं सरकार को। 14 दिनों के अंदर सरकार काम कर ले इस पे, वरना फिर छात्र क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि असंतोष तो है, गलत तो हुआ है, अन्याय के खिलाफ तो सभी लड़ेंगे, आप रोक थोड़े ना सकते हो। कब तक छात्रों को, युवाओं को घर में बंद करके रख लोगे आप? वो एक दिन सड़क पे उतर जाएगा। कब उतरेगा नहीं उतरेगा इस पर फ़िलहाल कुछ कंक्लूसिव मैं नहीं कह सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं इसमें। तो उतरेंगे आप लोग? सर परिस्थिति आएगी तो एक बार नहीं 1000 बार उतरेंगे, रोज़ उतरेंगे, दिन में उतरेंगे, रात में उतरेंगे, भूखे पेट उतरेंगे, नंगे पाँव उतरेंगे, लेकिन उतरेंगे जी। सर जो 6 जुलाई को जो सुनवाई थी कैट में, उसके बाद में यूपीएससी का जो रिप्लाई है बड़ा रिडिकुलस है। मतलब ऐसा रिप्लाई, मतलब कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सपर्टीज है, हम एक्सपर्ट्स पेपर करवाते हैं। उसके बाद आपने ये कहा कि 14,126 एस्पिरेंट जो प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो मेंस देंगे। बात यहाँ पे है सिलेबस की, जो सिलेबस पर हमने मेंशन किया है, कैट और आईआईटी के आपने जो क्वेश्चन पुट किए हैं, तो उस पर सर क्या कहना है आपका? देखिए, इस पे मैं आपके प्रश्न को टुकड़ों में जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात आपने कही कि यूपीएससी ने अपने रिप्लाई में कहा कि हम एक्सपर्ट बॉडी हैं। हम कह रहे हैं यदि आप एक्सपर्ट बॉडी हैं तो 2014 से लेके 2022 तक 15 से 20 सवाल यूपीएससी को कभी अपनी आंसर की से ड्रॉप करने पड़े या तो उनकी आंसर के 2 आंसर देने पड़े। और इतना ही नहीं, यदि आप एक्सपर्ट बॉडी हैं 2022 की आंसर की, जो कि 1.5 साल बाद आई है कुछ दिनों पहले, उसमें 7 सवाल सीधे सीधे गलत हैं। और हमने कोर्ट में जो हमारा कल रिप्लाई जाएगा उसमें बाकायदा डिटेल में अटैच भी किया है उसे, कि सरकार की वेबसाइट के आंकड़े हैं, वहाँ पे जो फैक्ट दिया और जो यूपीएससी का फैक्ट है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। उदाहरण के लिए बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसमें सरकार की वेबसाइट में कुछ और बातें, जो आगे एविडेंस जो फैक्ट है, जो बाकायदा प्रूवन फैक्ट है, वो नहीं मान के यूपीएससी के अपने अंदर से पता नहीं कौन सा साक्षात ब्रह्मदेवता यूपीएससी के अंदर से जागृत हुए और उन्होंने नया आंसर खोज के लाया। तो वो बहुत सारी कमियां हैं। और जब आप कह रहे हैं कि आप एक्सपर्ट बॉडी हैं तो आपको सवाल ड्रॉप क्यों करने पड़े, और वैसे सवाल आपने इंक्लूड क्यों करे थे जब आपको ऐसी फजीयत हुई? तो आपकी एक्सपर्टीज़ पे, आपकी कॉम्पिटेंसी पे साफ साफ सवाल खड़ा होता है और खुले शब्दों में खड़ा होता है। आगे आपने पूछा कि आगे हमारे रिप्लाई में क्या आएगा या फिर आगे की क्या कानूनी प्रक्रिया है। चूँकि मैं कानून का भी छात्र हूँ तो इसमें थोड़ा सा यदि लीगल एंगल दे दूँ, जहाँ तक आपने कहा कि 14,124-25 बच्चे इस बार मेंस के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो इसमें बहुत प्रसिद्ध केस है गुंजन सिन्हा जैन वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। 2012 का केस है। उसमें वहाँ पे कोर्ट ने ये कहा था
कि या तो उसमें कोर्ट ने कट ऑफ को 120 से घटा के 112 किया था, और जो एक्स्ट्रा बच्चे उसमें आ रहे थे, मैं दोबारा फ्रेश मेरिट लिस्ट में, उन सबको अगले जो स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें अपियर होने का मौका दिया गया था। वही चीज़ हम यहाँ कह रहे हैं कि जो 14,000 बच्चे अपियर हो गए, हम उन पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो 33 से 23 वाली जो हमारी मांग है, जो CDS 2019 के बेसिस पे जो मांग है, हम ये कह रहे हैं कि उस पर एक फ्रेश मेरिट लिस्ट निकालिए इस साल के लिए, और जो भी एक्स्ट्रा बच्चे उसमें आ रहे हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए। यदि आप 14,000 बच्चों का मेंस करवा सकते हैं, आप 20,000 बच्चों का भी मेंस करवा सकते हैं, उन्हें पहले करवाया भी है। तो जो पुरानी पास की प्रेसिडेंट है, जो कन्वेंशन है, हम उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी 13 जुलाई को हियरिंग है, और हमें न्यायपालिका पे, भारत की न्याय व्यवस्था पे पूर्ण रूपेण विश्वास है, और हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, चूँकि हमारे इरादे नेक हैं, हमारी मांगे जायज़ है, और हमारा दर्द वो पवित्र है, और इस पवित्रता के साथ हमने एक आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश की, एक आवाज़ को खड़ा करने की कोशिश की है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि 13 जुलाई को मामला हमारे पक्ष में आएगा। जी।